नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संसद से संबंधित जो पीवाईक्यूज थे उनके बारे में। दरअसल संसद हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और संसद के हमने 13 लेक्चर ऑलरेडी जो है वो देख लिए, डिस्कस कर लिए, जिसमें पूरा संसद हमने कवर कर लिया है। जिसमें हमने प्री प्लस मेंस दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस कर लिया। अगर प्री में या मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप हैंडल कर ले जाओगे। अब बारी है कि उस चैप्टर से यानी संसद से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं मेरे लेक्चर देखने के बाद, हैं वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के अराउंड ये हैं, पर हम क्या करेंगे कि इसमें 25 या 30 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन देख लेना, ताकि आप ये देख पाओ कि क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर पा रहे कि नहीं है। और रही बात कि क्यों सीरीज जो है वो बीच में बंद हो गई थी, तो बात यह है कि थोड़ा सा टाइम अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस इतनी है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ा सा फंक्शन भी था घर पे, इस वजह से मैं ऑनलाइन बनाने का टाइम ही नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और हम अपनी सीरीज जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। एथिक्स कमेटी के बारे में मैंने नैतिकता समिति है ना, या इसे हम आचार समिति भी बोलते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, अच्छे से डिस्कस कराया था। इसके बारे में है, इनिशियली इट वाज एन एडॉक कमिटी। नेक्स्ट, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसका मतलब है कि क्या लोकसभा का मेंबर ही लोकसभा के मेंबर के अनएथिकल बिहेवियर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। तीसरा है, द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सबजुडाइज। सबजुडाइज का मतलब है कि अगर कोर्ट कोई मामला देख रहा है, न्यायालय में कोई मामला लंबित है, तो क्या एक समिति उसको देख सकती है कि नहीं देख सकती है, क्या आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपके अकॉर्डिंग क्या ठीक होना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये पढ़ाया था तब आपको अच्छे से बताया था कि ये पहले एक एडहॉक कमेटी यानी अस्थायी समिति ये थी, और बाद में जो है ये समिति स्थायी बना दी जाती है। और यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, कोई भी मेंबर है वो जो है अगर लोकसभा का जो मेंबर है उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, उसके अनएथिकल बिहेवियर के खिलाफ कर सकता है। और ये बात सही है कि दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सबजुडाइज, यानी कि अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो ये फिर ये मामला ये नहीं देख सकती है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ें जो मास्टर ने पढ़ाया है वो पागल नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है। एक एक चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मेरा शब्द बोला हुआ आपके लिए रामबाण है, आप समझिए। सेकंड क्वेश्चन इज, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत की संसद जो है वो संविधान को संशोधित कर सकती है। कैसे? एडिशन करके, उसमें वेरिएशन करके, या रिपील करके, यानी कुछ ऐड कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है, या उसे समाप्त भी कर सकती है। तो क्या तीनों में से कौन कौन सा कर सकती है? और देखना 2024 का ही क्वेश्चन है, अभी कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, कितने तरीके से अमेंडमेंट होते हैं, सारा मैंने बताया। तो कौन से कर सकते हैं? तीनों कर सकती है ना। एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, और रिपील भी कर सकती है पार्लियामेंट, बशर्ते 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 वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ना हो, यानी मूलभूत ढांचे का पार्ट वो नहीं होना चाहिए। सर ये मूलभूत ढांचा है क्या? तो 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद है आपको? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, और इसी में जो है वो आया था मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। अगला थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट। तो ये मनी बिल, फाइनेंस बिल, सिंपल ये साधारण विधेयक और बिल जो इनके बारे में मैंने अच्छे से आपको डिस्कस कराया था। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर रिस्पेक्ट टू मनी बिल, तो 109 जो है वो स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है। अगला, मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा। नेक्स्ट, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, यानी वो जो है वो उसमें सजेशन दे सकती है, अपनी सिफारिशें दे सकती है, या अप्रूव कर सकती है, बट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट,
अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, यानी अगर मनी बिल है, कोई धन विधेयक है, उस पर राज्यसभा ने कोई संशोधन किया है तो वो लोकसभा को वो संशोधन स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए कितना इजी से क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, बताओ क्या इसके सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 109 में जो है स्पेशल प्रोसीजर दिया है, 110 में तो धन विधेयक जो है उसकी परिभाषा दी है कि ये धन विधेयक में इंक्लूड होंगे। प्रोसीजर जो है वो 109 में दिया हुआ है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको एक बार लक्ष्मीकांत तो जरूरी पढ़ना है और NCERT जरूर पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर ने पढ़ाया और वही करके बेड़ा पार हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। वो वोकेबलरी आपको कहाँ से आएगी। अगला, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, तो ये करेक्ट है ना। अगला, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट, ठीक बात है, वो अप्रूव कर सकती है या चेंजेस जो है वो सजेस्ट कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, बस उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, है ना। नेक्स्ट, राज्यसभा ने कोई भी अमेंडमेंट किया है तो लोकसभा को वो एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाना चाहिए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी जो संघीय बजट है उस संघीय बजट के संबंध में इनको कंसीडर करना है। फर्स्ट वन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, विद वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तो लिखा हुआ है संविधान में, कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 112 में है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो रखते हैं बट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट रखते हैं, यानी राष्ट्रपति के बिहाफ पर जो है वो ये रखवाते हैं, है ना। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी बी ओनली, 2 ओनली, है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। अगला, अगर आप ध्यान से पढ़ा है आपने तो क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पीकर यानी अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी हासिल की थी, बहुत डीप में जाकर। क्या है, वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव अगर लंबित है तो वो अध्यक्ष जो है वो प्रिसाइड नहीं करेगा, यानी उसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, सही बात है। अगला, ही और शी नॉट हैव द राइट टू स्पीक, क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। अगला, ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रिजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली बार में, निर्णायक मत नहीं, पहली बार में प्रथम दृष्टया वो वोट नहीं करवाएंगे। तो कौन सा सही है, देखो ये बात तो सही है कि वो प्रिसाइड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगला, ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, गलत बात, उसे बोलने का पूरा अधिकार है, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। और ऑप्शन 3 इज ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, गलत बात, फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो वोट कर सकते हैं प्रथम दृष्टया। अब वो निर्णायक मत जो है वो अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ओनली। देखना 2024 की प्रीलिम्स में मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटी प्लस जियोग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे, बहुत कम चांसेस है कि आपको धोखा नहीं देंगे और आपकी कट ऑफ यही क्लियर कराएंगे, बाकी का कोई गारंटी नहीं है। एनवायरनमेंट में कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है, साइंस में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी। और लास्ट ईयर 99% क्वेश्चन जो है वो 99% क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी की मेरी सीरीज से किए जा सकते थे, और मैंने इसके लिए पूरे सबूत के साथ वीडियो भी डाला हुआ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे तो। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी भारतीय संसद के संबंध में आपको ये फॉलोइंग ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसिडर करना है। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इस रेजोल्यूशन, तो मैंने बताया था, देखना याद करने का तरीका भी बताया था कि आप कौन कौन से बिल लैप्स होंगे और कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे, इनको याद करने का तरीका था, मैं बताया था 2 तरीके के बिल ही लैप्स होंगे और बाकी कोई लैप्स नहीं होगा, तो वो 2 तरीके के लैप्स होंगे उन्हें याद कर लो, बाकी को भाड़ में जान दो, है ना। तो ऐसा ही है, क्वेश्चंस ठीक होना जरूरी है, यहाँ पर हमको कोई पार्लियामेंटेरियन की कोई डिबेट में शामिल नहीं होना है ना। फर्स्ट वन इज ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, ए बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन इट रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा ने पारित कर दिया मगर राज्यसभा में पेंडिंग है,
तो अगर लोकसभा डिजोल्व हो गई है ना, तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। अगला, ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और इंटेंशन टू समन द हाउस टू ए जॉइंट सिटिंग, यानी अगर राष्ट्रपति ने जॉइंट सिटिंग का फरमान जारी कर दिया तो उसके बाद में रिजोल्यूशन हुआ तो भी लैप्स नहीं करेगा। तो मैंने बताया, तो दो ही मामलों में कंडीशन में वो लैप्स होगा। पहला करेक्ट है, लोकसभा में लंबित हो। दूसरा, लोकसभा ने पारित कर दिया पर राज्यसभा में लंबित है, तो वो भी डिजोल्यूशन हो जाएगा, उसका भी वो भी लैप्स हो जाएगा। ये दो ही लैप्स होंगे और बाकी कोई लैप्स नहीं होगा। इसके हिसाब से ये जो है रिगार्डिंग इंटेंशन समन सिटिंग लैप्स, तो ये लैप्स नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट ओनली, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2024 का ही क्वेश्चन है, देख लो कितने इजी से क्वेश्चन है ये, कि अगर आप सोल्व नहीं कर पाए तो फिर प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया, देखिए। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस यानी सत्रावसान, सत्रावसान इंग्लिश से एतराज नहीं करना अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी, क्योंकि इंग्लिश का मैटर बहुत कम मिलता है, हिंदी का मैटर बहुत कम मिलता है, तो इंग्लिश में जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है लपेट लो। देखना फिर 2024 का क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए हैं, इसलिए मैंने इतने सारे लेक्चर बनाए पार्लियामेंट के, मैं पागल थोड़ी हूँ इतने सारे लेक्चर बनाऊंगा। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी अगर सदन का सत्रावसान करना है तो इसमें राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, सोचो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बात है, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, उसको सलाह चाहिए होती है। अगला, प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान जो है हाउस का, वो कर दिया जाता है जब अर्जेंटमेंट किया जाता है साइन डाई। साइन डाई का मतलब है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए जब उसको स्थगित कर दिया जाए सदन को, उसके बाद में जो सत्रावसान कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति जो है उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो कोई सदन अगर सत्र में है उससे उसका भी सत्रावसान कर सकते हैं, यानी स्थगन होने के बाद ही सत्रावसान करेंगे ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति अगर कोई सत्र में है सदन तो उसका भी सत्रावसान कर सकते हैं, ठीक है। अगला, रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। जब भी राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिजोल्यूशन कर देते हैं, भंग कर देते हैं, तो क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा करते हैं और राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यता नहीं है, वो जब चाहे तब बिना स्थगित किए भी सत्रावसान कर सकते हैं। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह की उसे जरूरी होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। देखना फाइनेंस बिल एंड मनी बिल आ गया, 2023 का क्वेश्चन। हर साल पार्लियामेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनेंस बिल, मनी बिल मैंने बताया था आपको, साधवी याद करने का तरीका, साधारण धन 107, 110 और 117। फाइनेंस बिल और मनी बिल इन द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। यस करेक्ट है ना, सही तो है। लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस जो है ये फाइनेंस बिल लोकसभा में होता है, बाकी सिंपल जैसा बिल होता है वैसे ही ये काम आगे करता है, तो ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ मनी बिल जो है राज्यसभा उसमें अमेंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर सकती है। अगला, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। क्या ऐसा है, यानी संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जा सकती। तो ये तो कह रहा है कि नहीं बुलाई जा सकती, बट वित्त विधेयक के मामले में बुलाई जा सकती है, तो ये करेक्ट है। तो सारे इसके सारे ही करेक्ट है, ऑल 3 आर करेक्ट, क्योंकि 2023 में ये ट्रेंड आया था, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑल 3 करेक्ट, नन, है ना, कोई भी करेक्ट नहीं है, ऐसे आया था, है ना। अगला, विद रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखना स्पीकर का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का क्वेश्चन भी आ गया। देखना, तो हर एक चीज़ को मैं इसीलिए डिटेल में जा जाके पढ़ा रहा था। आपको लग तो रहा होगा कि सर क्या एक ही टॉपिक के पीछे पड़ गए संसद के और 13 लेक्चर बना दिए एक पे ही। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बना रहा था। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, यानी उपाध्यक्ष का चुनाव उस डेट को होगा जिस दिन अध्यक्ष चाहेंगे, ऐसा लोकसभा के
रूल्स में लिखा है। अगला, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। तो क्या ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होगा या तो वो चीफ जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है या तो सत्ता पक्ष होगा? क्या ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन है? याद करो, मैं तो बताऊंगा ये भी। नेक्स्ट, द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। तो क्या जब डेप्यूटी स्पीकर के जैसे काम करते हैं तो उसके पास सेम अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं, और उसकी जो भी उसने रूलिंग दी उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? सोचो आप, फिर मैं तो आंसर आपको सही बताऊंगा। नेक्स्ट, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी ये है कि जो उपाध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष का क्या होता है कि उसको अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्पीकर जो है वो मोशन लाते हैं और फिर उसका समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या ऐसा होता है? एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा, ये ठीक है, उपाध्यक्ष का चुनाव का होगा ये अध्यक्ष ही तय करते हैं। अगला, डेप्यूटी स्पीकर जो है ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा कि वो प्रिंसिपल पार्टी से होगा। मैंने क्या बताया था आपको, 10वीं लोकसभा तक तो ऐसा होता था कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से ही होते थे, मगर 11वीं लोकसभा से ऐसी एक परिपाटी, ऐसी परंपरा है, मैंडेटरी ऐसी परंपरा है कि जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष तो होगा सत्ता पार्टी से, सत्ताधारी पार्टी से, और उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष किससे होगा? विपक्षी पार्टी से, मुख्य विपक्षी पार्टी यानी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होगा। ऐसा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है इज रॉन्ग। नेक्स्ट, डेप्यूटी स्पीकर के पास सेम पावर होते हैं और जब वो स्पीकर के जैसे काम करते हैं, ठीक बात है। और यहाँ पर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के लिए मोशन स्पीकर नहीं लाते हैं बल्कि लाते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वो, और फिर कोई भी ट्रेजरी बेंच या अपोजिशन का लीडर या अपोजिशन का कोई मेंबर है उसका समर्थन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हेंस द आंसर इज 1 and 3 ओनली। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखी है आपको, तो आप आराम से ये एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाई दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी और नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये 4 प्रकार के मिनिस्टर मैंने बताए थे। तो इसमें लिखा है संविधान जो है वो क्लासिफाई करता है, तो क्या करता है कि नहीं करता है आप देखो। अगला, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो क्या ऐसा है? तो हाँ, मैंने बताया था ऑलरेडी कि 91st अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अब जो है वो संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, यहाँ पर संविधान में 4 प्रकार जो है उस 4 प्रकार के मंत्रियों की कोई बात नहीं की गई है। संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा गया है कि एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। और मंत्रियों की नियुक्ति जो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ये सब कुछ नहीं लिखा है, ये सब तो बाकी बाद में ये ऐसा जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। संविधान में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होता है वीडियो के, तो वहाँ से जाके आप अपने फ्री स्टडी मटेरियल के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के कौन से अनन्य अधिकार है, यानी ऐसे अधिकार जो सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। तो इमरजेंसी को रेटिफाई करना, पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी अविश्वास प्रस्ताव। जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि क्या करेक्ट है और क्या नहीं। अगला, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना हो, इम्पीचमेंट, तो कौन कौन से में एक्सक्लूसिव पावर है इसकी? तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने में कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, और लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास कराना होता है 2/3 मेजोरिटी से, है ना। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, करेक्ट बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी दोनों सदनों की बराबर भूमिका होती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली।
Hence, the correct answer will be option B. Next question is, consider the following statement. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months even if he or she not a member of legislature of the state. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ये बड़े बड़े बच्चे मात खा गए थे, लोग यहाँ पर मात खा गए थे, धुरंधर भी मात खा गए थे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर था। अभी ये स्टेटमेंट देखना आपको बहुत हद तक सही लग रहा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा फिर गलती कहाँ है। नेक्स्ट, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग पर्सन जिसको कन्विक्ट कर दिया गया क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, है ना, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा परमानेंटली, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे उसके जेल से छोड़ दिया जाए। तो क्या ऐसा है? अगला तो बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग? करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। देखना गलती कहाँ है। 6 मंथ तक तो कोई बन सकता है भले वो मेंबर नहीं हो लेजिस्लेचर का, तो यहां तक तो ये सही है। बट याद रखना, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर। तो जो वोट देने के एलिजिबल है वो तो 18 साल का ही तो एलिजिबल हो जाता है वोट देने के लिए 61st अमेंडमेंट के थ्रू। बट क्या 18 साल का व्यक्ति जो है वो विधानसभा का एमएलए बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है? नहीं। कितने साल चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत होता है। इसलिए बच्चे ने क्या किया कि सर ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक ठीक है, इसलिए ये ठीक करके आ गए, और यहाँ से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये गलती आप मत करना। और यहाँ पर 5 ईयर्स की कोई आरपीए बात नहीं करता, सिर्फ 2 ईयर की बात करता है। 2 ईयर्स की करता है और परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं करता है। अगर 2 वर्ष का कारावास मिल जाता है तो उसके बाद में वो सजा प्लस 6 वर्ष के लिए जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जैसे अभी राहुल गांधी के मामले में हुआ था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को बरी कर दिया गया था इस मामले से, है ना। तो कोई सा भी स्टेटमेंट इसका ठीक नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और राज्यसभा के कौन से मतलब अधिकार जो है वो समान होते हैं लोकसभा में? कौन कौन से मामलों में? द मैटर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में यानी संविधान संशोधन, सरकार को हटाने में, और कट मोशन लाने में, कटौती प्रस्ताव लाने में। तो कौन कौन से में बराबर है? क्या कटौती प्रस्ताव लाने में बराबर है? नहीं, राज्यसभा कटौती प्रस्ताव ला ही नहीं सकती, लोकसभा कटौती प्रस्ताव लेके आती है। क्या सरकार को हटाने में यानी अविश्वास प्रस्ताव क्या राज्यसभा में लाया जाता है? नहीं लाया जाता, तो गलत है। हाँ, संविधान को संशोधन करने में बराबर अधिकार होता है लोकसभा और राज्यसभा का। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने में राज्यसभा की लोकसभा के बराबर पावर नहीं है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, along with the budget the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, ये क्वेश्चन 2020 में। और मैं बजट आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये किया जाता है किसकी वजह से किया जाता है? FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ये रखने पड़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, है ना, और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, ये सारे रखने पड़ते हैं। ये FRBM एक्ट की वजह से रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद से जो है वो एक्सेप्शन देते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, तो क्या उसे 5 टाइम अमेंड किया गया था? देखना ये स्टेटमेंट ऐसा है कि किसी को पता नहीं होगा, तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा होगा फिर भी आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। अगला, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताओ, 2019 में क्वेश्चन था ये, है ना। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। करेक्ट कौन से बताइए? सबसे पहले तो आप चाहो कि हमें पता है सर ऑप्शन 3 तो पक्का इनकरेक्ट है, क्योंकि वेल डिफाइंड तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है संविधान में। संविधान में कुछ भी चीज़ वेल डिफाइंड है ही नहीं है, याद रखना, कहीं से भी कुछ भी पूछे, वेल डिफाइंड कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो तीसरा को कट कर दो, तीसरा इसमें कट गया, तीसरा इसमें ये भी गया, तीसरा इसमें ये भी गया। बाय एलिमिनेशन आंसर विल बी ए, 1 and 2 ओनली। तो आपको ये 5 टाइम्स पता हो कि ना हो, इससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो देख के कभी घबराना नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको लगानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग बस ये लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दिखाना है, एक बस आपको थोड़ा सा वो दिखा दूँ
एक सैंपल दे दूं कि हाँ जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है सॉल्व आप कर सकते हो आराम से। ये पूरे PYQ ही है, यूपीएससी के PYQ है ये, आप देख सकते हैं। 2018 में क्वेश्चन बना है, पार्लियामेंट ऑफ 2017 में। एवरी ईयर क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्लियामेंट टॉपिक। कोई ऐसा ईयर नहीं है जब क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है। 2014 में पूछा गया है, देन वी कम टू 2014, नेक्स्ट 2013 में क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यहाँ से पूछे गए। फिर देखिए 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, 2012 में क्वेश्चन बने हैं, 2012 में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं बहुत सारे। तो ये सब इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। 47 2011 2011 में भी क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन है अपने 49 50 क्वेश्चन जो है ये प्रीलिम्स के हैं, और बाकी ये क्वेश्चन जो है मेंस के भी मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो आप जो है ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व आपको खुद लिखना है। अगर आप चाहे तो लिख कर टेलीग्राम चैनल पर मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको करेक्शन करके भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं चेक भी करके आपको दे सकता हूँ अगर टेलीग्राम पे आप मुझे भेजते हैं। पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, है ना। अब चलिए ये लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर के बाद में हम देखें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र का दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।